प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर के बीच गांधीनगर में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान, सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर जोर। राष्ट्रीय युवा दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन, स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प, खास और आम सभी ने किया नमन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए रांची में कल नामांकन, आवश्यकता पड़ने पर 14 जनवरी को मतदान। प्रदेश कार्यालय में जीराम जी पर कार्यशाला। और राज्य में अभी और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। पलामू प्रमंडल समेत राज्य के 9 जिलों में 13 से 15 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर के बीच आज गांधीनगर में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया, साथ ही समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि वार्ता से व्यापार, सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा मिली है। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने को इच्छुक हैं। रक्षा सुरक्षा पर दोनों देश को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी एकजुटता से लड़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही यूएन समेत अन्य वैश्विक संस्थानों में सुधारों को जरूरी बताया। हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड, भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे पीपल टू पीपल टाइज हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जर्मनी सीईओ फोरम को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सौर, पवन और बायोफ्यूल जैसे क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें जर्मन कंपनियों के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। दोनों देश मिलकर ई मोबिलिटी से लेकर खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तक वैश्विक चुनौतियों के लिए टिकाऊ और प्रभावी समाधान विकसित कर सकते हैं। इसे डिफेंस में को इनोवेशन और को प्रोडक्शन के लिए हमारी कंपनियों को स्पष्ट पॉलिसी सपोर्ट मिलेगा। स्पेस सेक्टर में भी अब सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। दूसरा, हम इस बात पर भी सहमत है कि ट्रस्टेड पार्टनरशिप को अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का रूप दिया जाए। दुनिया की 2 बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग और गहरा करेगी। सेमीकंडक्टर्स में हम म्यूचुअल पार्टनर्स हैं। इसके साथ
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, फिनटेक, फार्मा, क्वांटम और साइबर ऐसे क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। तीसरा, हम सबको इस बात पर पूरी क्लैरिटी है कि इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप न केवल म्यूचुअल बेनिफिशियल है, बल्कि यह दुनिया के लिए भी बेहतर है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, विंड और बायोफ्यूल में वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें जर्मन कंपनीज के लिए सोलर सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, बैटरीज और विंड टर्बाइन्स जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हम मिलकर ई मोबिलिटी से लेकर फूड और हेल्थ सिक्योरिटी तक दुनिया के लिए सॉल्यूशंस विकसित कर सकते हैं। एआई को लेकर भारत का ऑल इंक्लूसिव विजन है। जब जर्मनी का एआई इकोसिस्टम इससे जुड़ता है तो हम एक ह्यूमन सेंट्रिक डिजिटल फ्यूचर सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ने साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में आज हिस्सा लिया। दोनों नेता साबरमती आश्रम भी पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। पीएम ने जर्मन चांसलर को आश्रम के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी दी। वहीं साबरमती रिवर फ्रंट पर जर्मन चांसलर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने एक साथ पतंग उड़ाई। प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में पतंग की डोर में कई भारतीय तिरंगे वाली पतंगे जुड़ी हुई थी। दोनों देशों के नेता अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी उन्होंने किया। पतंग महोत्सव के दौरान आसमान में कई पतंगे उड़ रही थीं, जिन पर मोदी जी की तस्वीर बनी हुई थी और कई पतंगों पर अलग अलग झंडे भी नजर आ रहे थे। तो भारत जर्मनी की दोस्ती के नए रंग देखने को मिल रहे अहमदाबाद में स्काइट डिप्लोमेसी के दौरान। यकीनन साबरमती रिवर फ्रंट पर एक अनोखा और खूबसूरत नजारा देखने को मिला सभी को। वहां 108 भारतीय संगीतकारों ने मिलकर एक जर्मन धुन भी बजाई। ये गुजरात सिम्फनी बेहद भव्य लग रही थी। इस सिम्फनी में मैंडोलिन, पखावज, ढोलक, तबला, सितार, संतूर और बांसुरी जैसे कई भारतीय वाद्य यंत्र शामिल थे। सभी सुर एक दूसरे से इतने अच्छे से मिल रहे थे कि ये भारत और जर्मनी के बीच की मजबूत दोस्ती और आपसी तालमेल का प्रतीक बन गए। इसी दौरान साबरमती रिवर फ्रंट पर भारत और जर्मनी के रंगों की शानदार रंग बिरंगी छटा भी बिखेरी गई। ये रंगों की बौछार दोनों देशों की गहरी मित्रता को दर्शाती रही। इस दौरान वैष्णव जन की मधुर धुन बजने से पूरा माहौल भावुक और शांत हो गया। जर्मनी से आए पतंग उड़ाने वाले कलाकारों ने चांसलर मर्ज से हाथ मिलाया। जर्मन टीम में कुल 4 सदस्य हैं। ये पूरा दृश्य भारत और जर्मनी की दोस्ती, संस्कृति और सहयोग की एक सुंदर कहानी बयां कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय युवा शक्ति के सशक्त प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को आज उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। एक वीडियो साझा कर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व विकसित भारत के संकल्प में निरंतर नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। ये स्वामी जी ही थे
जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वो युवाओं पर, युवा शक्ति पर इतना विश्वास करते हैं। अब आपको उनके इस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है। आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रांची स्थित लोक भवन में रक्तदान महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस दौरान रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक इस महादान में हिस्सा लिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने महान दार्शनिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों के अनुसरण पर बल दिया। श्री गंगवार ने रक्तदान जैसे पुनीत कार्य में शामिल होने वालों को बधाई दी। और रक्तदान इसी भावना का सशक्त एवं प्रत्यक्ष रूप है। ये ऐसा पुण्य कार्य है जिसमें बिना किसी भेदभाव के किसी अनजान व्यक्ति को जीवन बचाने का अवसर मिलता है, और इससे बड़ा मानवीय कर्तव्य, पुनीत कर्तव्य और कोई नहीं हो सकता है। रांची प्रेस क्लब में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राजनीति और मीडिया विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। रांची प्रेस क्लब में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने राजनीति और मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले संपादकीय पर प्रकाश डाला और संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा बताया। तो लोकतंत्र में राजनीति और मीडिया का संबंध महत्वपूर्ण है, परस्पर पूरक है और संवेदनशील है। सबसे बड़ा वो संवेदनशील है। इस दौरान उन्होंने समाचार पत्रों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। साथ ही चौथी सत्ता को एक सशक्त जनमाध्यम बताया। उन्होंने इस दौरान सत्यनिष्ठ पत्रकारिता का भी जिक्र किया। तो सत्यनिष्ठ पत्रकारिता की बात होती है। जिम्मेदार पत्रकारिता अगर रहे तो शासन को उत्तरदायी भी बनाती है। संवाद के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आपातकाल के दौरान अखबारों की भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अत्याचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार के खिलाफ समाचार पत्रों ने अपने अंदाज में विरोध जताया। जबरदस्त आंदोलन हुआ उस इमरजेंसी के समय में। मुझे ध्यान है कि मैं उस समय जब जेल में था तो धीरे धीरे संख्या बढ़ते 1200-1300 लोगों की संख्या हो गई जो आंदोलन करके आ रहे थे, सत्याग्रह करके आ रहे थे, कुछ पकड़ करके भी आ रहे थे। संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त, वैद्यनाथ मिश्र समेत बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए राज्य से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। भाजपा ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। संगठन महापर्व को लेकर प्रदेश भाजपा में सांगठनिक गतिविधियां इन दिनों तेज हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए कल रांची में चुनाव अधिकारी जुएल ओराम की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव हेतु डॉक्टर जुएल ओराम केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को झारखंड चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति के साथ साथ ही
प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की एक समय सारणी आज घोषित की जा रही है। श्री वर्मा ने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद किसी पद के एक से अधिक प्रत्याशी होने की स्थिति में 14 जनवरी को चुनाव कराया जाएगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे, जिसके साथ ही वर्ष भर चला संगठन महापर्व संपन्न होगा। 14 तारीख को दोपहर 2 बजे रांची के कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में डीपीएस चौक के पास में प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होगा। एक से अधिक नामांकन होने की स्थिति में मतदान होगा और अगर एक नामांकन होता है तो फिर उनकी घोषणा की जाएगी और इसके साथ साथ प्रदेश में चल रहे संगठन पर्व का समापन होगा। गौरतलब है कि भाजपा ने अधिकांश जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जिनका कल रांची में स्वागत और अभिनंदन हुआ था। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की पहल पर विकसित भारत जी राम जी योजना लागू की गई है। इसको लेकर कांग्रेस और झामुमो भाजपा पर लगातार हमलावर है। विपक्ष को जवाब देने के लिए भाजपा भी बेहतर रणनीति से जन जागरूकता अभियान चलाने पर ध्यान दे रही है। इस सिलसिले में आज रांची में पार्टी द्वारा कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत अन्य नेताओं ने कहा कि जी राम जी योजना मजदूरों के हित में है, साथ ही इससे विकसित राष्ट्र के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जी राम जी योजना को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। कमियां थी, किसी को गारंटी मिलती नहीं थी, लेकिन अब प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी मजदूर अगर वो मांग करता है या उसकी बारी आती है काम करने की और 15 दिन तक उसको काम नहीं मिलता है तो गारंटी से उसका जो भत्ता है वो उसको मिलेगा, काम शुरू हो चाहे ना हो। ये कानूनी गारंटी उसमें डाल दी गई है। कृषि सीजन में कृषकों को जो मजदूर नहीं मिलते थे उसका भी प्रावधान किया गया है कि 60 दिन प्रदेश की योजना से कोई भी 60 दिन को ब्लॉक कर सकते हैं कि इसमें ये जो जी राम जी का काम ये नहीं होगा और उन 60 दिनों में कृषकों को ही जो मजदूर हैं वो आसानी से मिल सकें, ताकि 60 दिन का काम अभी उनको मिल जाए और बाकी दिनों में उनको जी राम जी के अंतर्गत ही काम मिल जाए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर झारखंड दौरे के क्रम में रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर पहुंचे और परिवार के लोगों से मुलाकात की। श्री सेठ और उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस ऐतिहासिक बैठक में देश की सबसे पुरानी और लंबी लंबित परियोजनाओं में से एक नंगल बांध तलवाड़ा रेल लाइन की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। वर्ष 1981-82 में स्वीकृत यह परियोजना दशकों तक प्रशासनिक बाधाओं और भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण अटकी रही, लेकिन प्रगति तंत्र के हस्तक्षेप से अब इसके काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। भारतीय रेलवे की वैसे तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका हाई स्पीड गति से ऐलान हुआ और समय रहते पूरा भी किया गया। हालांकि कई परियोजनाएं ऐसी भी रहीं जो लंबे समय तक किसी न किसी समस्या की वजह से अटकी थीं, जिनमें से एक है नांगल डैम तलवाड़ा नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, जो सालों से अटकी रही और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति पोर्टल के दायरे में आने के बाद इस परियोजना को नई गति मिली। तलवाड़ा से नंगल की रेल प्रोजेक्ट है, ये पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग था। अभी प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और पब्लिक को इसकी जो है फैसिलिटी मिले, क्योंकि होशियारपुर ना केवल होशियारपुर बल्कि हिमाचल और पंजाब की बहुत सारी जो कनेक्टिविटी इससे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुल
कुल 84 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन में मुकेरियां तलवाड़ा के 29 किलोमीटर साइडिंग मार्ग को भी सम्मिलित किया गया है। वर्ष 1983 में स्वीकृत इस परियोजना की कुल लागत लगभग 2018 करोड़ रुपए है और अब तक इसमें 82% भौतिक प्रगति हासिल की जा चुकी है। परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हम उनकी कोई भी जो एनओसी हमने देनी है उसके लिए कोई फॉर्म भरना है या कोई उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट लेना है, हम उनको प्रायोरिटी बेस पे ले रहे हैं क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कुल 20 प्रमुख चुनौतियां सामने आई, जिनमें सबसे गंभीर बाधाएं भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और वन स्वीकृतियों से जुड़ी रहीं, जिन्हें प्रगति पोर्टल के माध्यम से समीक्षा के लिए उठाया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई जून और सितंबर 2025 की प्रगति बैठकों में इस परियोजना पर विशेष फोकस किया गया। प्रधानमंत्री ने इसे रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। जो विजन प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान में रेलवे चलाने के लिए लिया है, उस विजन में ये जो रेल नंगल से आकर तलवाड़ा, दौलतपुर से तलवाड़ा, तलवाड़ा से मुकेरियां तक पहुंचने वाली है, उस पर कार्य जो है बहुत तेज गति से चल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने सबका साथ और सबका विकास वाली जो धारणा बनाई है, उसमें सारा देश उनके पीछे है। इसके पूरा होने से अंबाला, जालंधर, पठानकोट, जम्मू जैसे अत्यंत व्यस्त रेल कॉरिडोर पर दबाव कम होगा और साथ ही रक्षा बलों की आवाजाही एवं लॉजिस्टिक्स को भी महत्वपूर्ण रणनीतिक मजबूती मिलेगी। नंगल डैम तलवाड़ा रेल परियोजना इस बात का सशक्त उदाहरण है कि प्रगति जैसे मंच के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बेहतर समन्वय से वर्षों से अटकी पड़ी परियोजनाओं को नई दिशा और गति दी जा सकती है, जो कनेक्टिविटी, सुरक्षा और आर्थिक विकास तीनों के लिए निर्णायक साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गढ़वा थाना क्षेत्र के बेलचंपा में बीती रात सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित 4 पहिया वाहन सड़क छोड़कर घर में जा घुसा, जिससे यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सभी घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहीं रिलेशन में गए थे, यहाँ से लौट रहे थे और ये घर जा रहे थे। पांडू और 2 लड़के भंडार के थे, लेकिन जब ही ये लोग बेलचंपा पहुंचे तो गाड़ी वहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो ये चारों का स्पॉट डेथ हो गया। उपराजधानी दुमका में जीवन रक्षक व्यवस्था ही अब मरीजों के लिए जानलेवा साबित होती दिख रही है। इमरजेंसी के उस गोल्डन आवर में जब हर एक सेकंड की कीमत होती है, मरीजों के परिजन ब्लड बैंक ढूंढने में भटकने को मजबूर है। सवाल सिर्फ दूरी का नहीं, बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता का है, जो हर दिन मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। दुमका सदर अस्पताल से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जिला और प्रमंडलीय कार्यालयों के बीच स्थित ब्लड बैंक इमरजेंसी में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। पिछड़े और आदिवासी बहुल इस इलाके में दूर दराज गांव से आने वाले मरीजों के परिजन रास्ता पूछते, भटकते और कीमती समय गंवाते नजर आते हैं। रात के समय ब्लड की जरूरत पड़ने पर स्थिति और भी भयावह हो जाती है। यहाँ दुमका जिला जो है पिछड़ा आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ काफ़ी गरीब भोले भाले अनपढ़ लोग आते हैं जिसको ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर किसी को रात में ब्लड की आवश्यकता पड़ गई और उनके लिए वो गोल्डन आवर है तो निश्चित रूप से उसके साथ जान का खिलवाड़ हो सकता है। ब्लड बैंक तक पहुंचने में न तो कोई स्पष्ट संकेतक है और न ही संपर्क के लिए कोई आधिकारिक फोन नंबर। बायोमेट्रिक सिस्टम के अभाव में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति भी सवालों के घेरे में है। यही कारण है ये इमरजेंसी में पहुंचे मरीजों के परिजन असहाय होकर इधर उधर भटकते नजर आते हैं। महिला हो पुरुष हो,
इनको खोजने में भी असमर्थ होता है। जहाँ आपका टोटो वालों को भी बोला जाता है कि ब्लड बैंक ले जाना है, वो गोटे दुमका घुमाया देता है कि ब्लड बैंक कहाँ है, बोलता है डीसी ऑफिस के कार्यालय के पास है, उपायुक्त के कार्यालय के यहाँ ब्लड बैंक खोजा जाता है, जल्दी नहीं मिलता है। दूरी के कारण बहुत ही समस्या होता है। अगर ये ब्लड बैंक सदर हॉस्पिटल के आसपास हो तो बेटर है। रात्रि में शाम को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटित यह ब्लड बैंक आज तक अस्पताल परिसर में शिफ्ट नहीं किया जा सका है, जबकि अस्पताल परिसर में पर्याप्त जगह और कई बंद पड़े भवन मौजूद हैं, जहां ब्लड बैंक को आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। कई में हम लोग प्रयास में है कि कैंपस में ही ब्लड बैंक को लाया जाए और हम लोग प्रयासरत हैं इसमें, लेकिन कितना दिन पर होगा ये तो कहना मुश्किल है। के लिए उसमें बहुत आदमी का सहयोग चाहिए। सबसे बड़ा और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड का सितम थोड़ा और बढ़ सकता है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है। पलामू प्रमंडल समेत राज्य के अन्य जिलों में 13 से 15 जनवरी तक शीतलहर की भी आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान फिलहाल 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। इधर ठंड के प्रकोप के मद्देनजर राज्य में कक्षा केजी से कक्षा 6 तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर के बीच गांधीनगर में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान, सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर जोर। राष्ट्रीय युवा दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन, स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प, खास और आम सभी ने किया नमन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए रांची में कल नामांकन, आवश्यकता पड़ने पर 14 जनवरी को मतदान। प्रदेश कार्यालय में जी रामजी पर कार्यशाला। और राज्य में अभी और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। पलामू प्रमंडल समेत राज्य के 9 जिलों में 13 से 15 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट।